Hello students, this is the second part of the video. In first part I told you about the Supreme Courts. Now in this video I am going to tell you about the High Courts. At the state level, the Constitution provides for a High Court, which is the highest judicial organ in the state. कंट्री में हाईएस्ट जुडिशियल क्या है? सुप्रीम कोर्ट. लेकिन किसी भी स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशियल पावर होती है वो होती है हाई कोर्ट्स के पास. द पार्लियामेंट may however establish a common high court for two or more states and union territories. हाई कोर्ट ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट की अलग हो. टू और मोर स्टेट्स कैन ऑल्सो शेयर द हाई कोर्ट. मतलब 2-3 स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट. इन तीनों स्टेट्स की एक हाई कोर्ट है. द बॉम्बे और नाउ कॉल्ड मुंबई हाई कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर महाराष्ट्र एंड गोवा. और महाराष्ट्र और गोवा की एक हाई कोर्ट है, दैट इज़ द मुंबई हाई कोर्ट. एट प्रेजेंट इस समय जो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं 24. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, जैसे इसकी सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन थी कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस, ऐसे ही हाई कोर्ट्स की भी कॉम्पोजिशन होती है. द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट may from time to time appoint. The number of judges of high court is not fixed. It varies from state to state. अब हाई कोर्ट की कॉम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीफ जस्टिस होते हैं और उनके साथ दूसरे जजेस भी होते हैं, लेकिन उनका नंबर कोई फिक्स नहीं है. जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो ये था कि भाई 30 जजेस से ज़्यादा नहीं हो सकते उसमें. बट हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ़ जजेस होते हैं ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो टाइम टू टाइम अपॉइंट करते रहते हैं जजेस को इन हाई कोर्ट्स. द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the concerned state. जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? ही इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंटेड होते हैं, बट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. लेकिन प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं? ही कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जो गवर्नर हैं उस स्टेट के, उनसे कंसल्ट करके ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड. Other judges are appointed in the same manner, except that in their appointment the chief justice of the concerned state is consulted. जो चीफ जस्टिस हैं उस स्टेट के, उनसे कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है. Now, what are the qualifications which are to be needed by a person to be a judge of high court? किसी भी हाई कोर्ट के जज के लिए किसी भी पर्सन के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट आई एम टेलिंग यू नाउ. ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो तय है कि भाई अगर उन्हें इंडिया के हाई कोर्ट का जज बनना है तो ही शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया. इंडिया के नागरिक होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, should have at least 10 years experience as an advocate of a high court of India. या तो वो हाई कोर्ट में 10 साल से एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हों, और शुड हैव एट लीस्ट 10 years experience as a judicial officer in the territory of India. या फिर इंडिया की टेरिटरी में ही किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरह काम कर रहे हों 10 साल से. These are the two main qualifications for the judge of the high court. Now tenure means उनका टाइम पीरियड क्या होता है, उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है, that is going to be told you about tenure. The judges of the high court hold office until they attain the age of 62 years. It means that retirement age for the judge of high court is 62 years. 62 ईयर्स में रिटायर हो सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस.
दे मे रिज़ाइन अर्लियर बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। वे उससे पहले भी रिज़ाइन कर सकते हैं, बट इससे पहले उनको प्रेसिडेंट को लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनको भी उससे पहले रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता उनकी पोस्ट से। और अगर हटाना पड़े तो उनके लिए भी वही प्रोसीजर होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रोसीजर होता है, जो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं उनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, और कैसे किया जाता है ये देखिए। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को जजेस के ये चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन ज़रूरी है, ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के लिए भी प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है। नाउ his salaries and allowances. The Chief Justice and other judges are paid such salaries as may be determined by the Parliament. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या था, उनकी जो सैलरीज डिसाइड की जाती थी, इट वुड बी चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर पेड सैलरीज विच आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। इन एडिशन टू दैट दे आर एंटाइटल्ड टू रेंट फ्री रेजिडेंस एंड अदर अलाउंसेज। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अदर अलाउंसेज मिलते हैं या रेंट फ्री रेजिडेंस मिलता है, ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस को भी यही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ऑन रिटायरमेंट द जजेस आर एंटाइटल्ड टू पेंशन, और रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन भी मिलती है। Their salaries and allowances are charged on consolidated fund of the state and not put to vote in the state legislature. और उनकी सैलरी जो होती है वो कहाँ से चार्ज की जाती है? It is charged from the consolidated fund of the state. The salaries cannot be changed to the disadvantage of a judge during his tenure, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक उनका टाइम पीरियड चल रहा है। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्टेट जुडिशरी, कि स्टेट में किस तरह के कोर्स होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है थ्रू अ फ्लो चार्ट। सी फर्स्ट वन इज द जुडिशरी, द स्टेट जुडिशरी, उनके नीचे स्टेट जुडिशरी मीन्स सबसे पहले कौन आया? हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट के अंडर टू कोर्ट्स आती हैं, द सिविल कोर्ट्स एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स क्या होती हैं? सी ऑन द लेफ्ट साइड, सिविल कोर्ट्स क्या होती हैं? वो होते हैं, सिविल कोर्ट्स ऐसे कोर्ट्स होते हैं जो कि लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजैक्शन, इस तरह के जो सिविल केसेस होते हैं उनको डील करती हैं। और क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होती हैं? वो ऐसे कोर्ट्स होते हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लाइक डिकॉइट्स, थेफ्ट्स एट्सेट्रा, इस तरह की एक्टिविटीज़ को इस तरह के केसेस को डील करती हैं। अब सिविल कोर्ट्स में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज और द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जज कोर्ट होते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट्स में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज होते हैं। उनके नीचे कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट सिविल जज, जिनको हम फर्स्ट क्लास जजेस कहते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट्स में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। उनसे बिलो मुंसिफ कोर्ट और कोर्ट ऑफ सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम सेकंड क्लास कोर्ट्स कहते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट्स में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट टू दैट इज कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज़, और इस पे क्रिमिनल कोर्ट्स में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। और सबसे नीचे आते हैं न्याय पंचायत, जो सबसे लोएस्ट यूनिट होती है जुडिशरी की। इट इज़ न्याय पंचायत विच आर हेल्ड इन
विलेजेस, जो विलेजेस में जो छोटी कोर्ट्स बनाई जाती हैं उनको हम न्याय पंचायत कहते हैं। सो हैव यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट जुडिशरी? नाउ द jurisdiction एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द jurisdiction एंड पावर। jurisdiction मीन्स उनकी मतलब कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनको डील करती है हाई कोर्ट्स, या और उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं। The jurisdiction and powers of high courts are given below. First one is original jurisdiction. Generally, the jurisdiction of high court is appellate, but it has an original jurisdiction also with respect to certain matters. Every high court has the power to interpret the constitution. The high court has the power to issue writs and orders for the enforcement of the fundamental rights. तो ओरिजिनल jurisdiction of high courts है कि उनके पास पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ लॉज या कुछ भी ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं फॉर द ऑथराइज्ड सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए उनका जो ओरिजिनल jurisdiction हो गया या उनकी जो मेन पावर हो गई वो हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। सेकेंड इज एपेलेट jurisdiction। दूसरा है एपेलेट jurisdiction, जिसमें कि ये आता है कि किस तरह के केसेस अपील किए जाते हैं हाई कोर्ट्स में। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट। अब आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं वो कंट्री की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है, और जो स्टेट्स हैं उनकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होते हैं हाई कोर्ट्स। In civil cases, the high courts hear the appeals against the decision of district judges. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस ने कोई जजमेंट दिया है और अगर जो एग्रीड पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेंगे, ही कैन अपील टू द हाई कोर्ट। वे अपना केस हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं। इन क्रिमिनल केसेस अपील्स लाई अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सेशंस जज और एन एडिशनल सेशन जज। A sentence of death must be confirmed by the High Court before it can be carried out. अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो अपील किया जा सकता है टू द सेशन जज और एडिशनल जज। इस तरह के केसेस हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर लेकिन वे जो केसेस हैं हाई कोर्ट में जब भी अपील किए जा सकते हैं जब जो सज़ाए मौत है इज़ कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। जब तक कि हाई कोर्ट उनको सेंटेंस टू डेथ नहीं दे देते तब तक हम वो केस लड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स। अब ये तो था हमारा अभी जो मैंने बताया आपको कि किस तरह के केसेस डील किए जाते हैं हाई कोर्ट में। अब आएगा कि हाई कोर्ट की पावर्स क्या क्या हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। The High Court has the authority to supervise and control the affairs of all tribunal and subordinate courts functioning within its territorial jurisdiction. अब हाई कोर्ट की ये पावर होती है कि इट कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल जो भी उनके अंडर कोर्ट्स आती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं या जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, उनके फंक्शनिंग पर सुपरवाइज भी कर सकती है हाई कोर्ट और कंट्रोल भी कर सकती है उनकी एक्टिविटीज़ को। सेकेंड इज़ द हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स जजमेंट्स आर प्रिजर्व्ड एज रिकॉर्ड। क्योंकि जो हाई कोर्ट जजमेंट देती हैं, जो फैसले सुनाती हैं, उनको एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है। इफ़ अ पर्सन कमिट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट द कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू पनिश हिम। अगर कोई भी पर्सन डिसरिस्पेक्ट दिखाता है हाई कोर्ट के फैसले पर तो हाई कोर्ट की ये पावर होती है कि वो उसको पनिश कर सके। नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो एन इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अगेंस्ट जा रहा है, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहा है तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। उसको इनवैलिड कहा जा सकता है।
अब हाई कोर्ट्स के बाद आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, मीन्स उससे नीचे लेवल पे जो होते हैं कोर्ट्स, उनको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैनी क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे सिविल कोर्ट्स भी होते हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स भी होते हैं। आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सिविल कोर्ट्स क्या होते हैं, जो लैंड प्रॉपर्टी मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो ऐसे केसेस को डील करते हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड होते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, डिकॉयती हो गया, फायर हो गया, एट्सेट्रा, किसी का मर्डर हो गया। इस तरह के केसेस जो होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में हियर होते हैं। The civil courts hear the cases related to land, property, money transactions. The court of district judge is the highest civil court of a district. जो court of the district judge के जो जज होते हैं वो highest civil court होती है। The courts of subordinate civil judges and the munsifs are below it. मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था ऑन द लेफ्ट पेज। इससे ऊपर जो हमने अभी मैंने फ्लो चार्ट में समझाया था आपको स्ट्रक्चर, वही आपको अब रिटन फॉर्म में मिल रहा है बात वही। अब हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ कोर्ट ऑफ सेशन जज। यूजुअली इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हु इज़ देयरफॉर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। और जो सेशन जज के सेशन कोर्ट के जजेस होते हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज भी कहते हैं। द सेशंस जज अलोन कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंसेस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो सेशन जज होते हैं वो ही किसी भी पर्सन को, किसी भी जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट भी दे सकते हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, मतलब सारी ज़िंदगी जेल में रहने की सज़ा भी दे सकते हैं। बिलो द कोर्ट ऑफ द जज सेशंस जज आर द कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। अब उसके नीचे जैसे जो सेशन जज कोर्ट था उसके नीचे कौन आते हैं, द कोर्ट ऑफ सेशन जज आर द कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। सबसे लोएस्ट कौन से हुए क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट से नीचे लेवल पर आते हैं लोक अदालत। सीकिंग जस्टिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस इन अ कंट्री। अब आपको पता है अगर कोई भी केस किया जाता है कोर्ट में फॉर द जस्टिस, इट कंज्यूम लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम लग जाता है हमें जस्टिस पाने में और बहुत सारा हमारा पैसा लग जाता है। तो लोक अदालत ऐसी अदालत होती हैं जो कि हमें स्पीडी और कम खर्चे वाला जस्टिस दिलवा सकते हैं। कम खर्चे मीन्स वहाँ पर जो फीस चार्जेस होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं, तो इसलिए जो लोक अदालत होते हैं इट गेट्स स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस फॉर द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है, जिसके साथ जो मतलब कुछ हादसा हुआ होता है या कोई भी जिस चीज़ के लिए केस किया जा रहा है, तो वो जो पर्सन होते हैं उनको लोक अदालत से जल्दी जस्टिस दिलवा देते हैं। वो कैसे, दे एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द पार्टीज़। ये लोक अदालत कोशिश करती हैं कि जो डिसीजन है वो कॉम्प्रोमाइज़ से हो जाए, दोनों ही पार्टीज़ कुछ ना कुछ, एक थोड़ा नुकसान उठा ले, थोड़ा वो कर ले, तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर दोनों के बीच में हो जाता है तो वो जल्दी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिलता है उनको। द लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स और अदर पर्सन who possesses such qualifications as may be presided by the state। लोक अदालत ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स के थ्रू होती है या कोई ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई हैं। अब द लोक अदालत वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली ऑन 6 अक्टूबर इन 1985। सबसे पहले जो लोक अदालत हेल्ड की गई थी वो दिल्ली में हेल्ड की गई थी, और कौन सी डेट को, यू हैव टू रिमेंबर द डेट, 6 अक्टूबर इन 1985। 1985 में सबसे पहले लोक अदालत में कोई केस हुआ था।
Now their jurisdiction now extends to many kinds of disputes such as electricity and telephone bills and insurance claims. अब छोटे मोटे केसेस के साथ साथ अब इसमें कुछ और डिस्प्यूट्स भी जुड़ गए हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या टेलीफोन बिल के कोई केसेस हो गए या इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर कोई केस हो गया. The poor people cannot afford the costs involved in the court procedure. The लोक अदालत brought a sense of relief to the people. अब कोर्ट्स में पैसा लगने के कारण जो पुअर पीपल होते हैं वो कोर्ट्स के केसेस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन लोक अदालत बनने की वजह से जो लोग हैं, बहुत से लोगों की पहुंच के अंडर आते हैं ये, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ अ रिलीफ. एक मतलब संतुष्टि सी मिली है लोगों को कि हाँ, अगर उनके साथ कोई केस होता है ऐसा तो दे कैन फाइंड द जस्टिस थ्रू लोक अदालत्स. नाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब एक तरह की अपील होती है या फाइल पिटिशन होती है जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PIL. अब ट्रेडिशनली judicial remedy could be sought only by those who had suffered some legal wrong. जो पहले क्या होता था, जो ऐसे लोग जिनको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने लीगली कुछ सफ़र किया है तो उनको जुडिशियल रेमेडीज़ मिल जाती थी. मतलब भाई पैसे वाले लोग ही ये काम कर पाते थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? द सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स दिस रूल बिकॉज द पुअर मासर्स डू नॉट हैव द मीन्स टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे अपने इनजस्टिस के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया इस रूल में कि अब उन्होंने क्या किया, नाउ एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव द कोर्ट ऑन बिहाफ द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड. अब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो पुअर पीपल ही केस करें. अब क्या है, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल जो सोशल वर्कर है या कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड है, मतलब जो लोगों की सेवा करता है या लोगों की मदद करता है, ऐसा कोई इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे NGOs वगैरह होते हैं, वो अगर इन पुअर पीपल के या लोअर कास्ट पीपल के या ऑप्रेस्ड लोगों के बिहाफ पे कोई केस करना चाहे दर्ज, तो वो अब केस दर्ज कर सकते हैं. तो उससे क्या है, पहले तो सिर्फ पैसे वाले ही केसेस कर सकते थे और लीगली जस्टिस पा सकते थे, बट नाउ पुअर पीपल कैन ऑल्सो गेट जस्टिस थ्रू दिस PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. In certain cases, the court itself acted on the basis of newspaper reports. कई केसेस में तो कोर्ट ने खुद एज अ मतलब PIL दर्ज करी है थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके बेसिस पे कोर्ट ने खुद केस दर्ज करा है थ्रू अ PIL. Thus, PIL means public interest litigation means that any public spirited individual or organization may file a petition on behalf of the poor who cannot approach a court of law for justice. समझ आ गया कि public interest litigation होता क्या है? इट मीन्स कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड मीन्स जो कोई सोशल वर्कर हो या पब्लिक की हेल्प करने वाला बंदा हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो पुअर के या ऑप्रेस्ड पर्सन के बिहाफ पे कोई भी फाइल पिटीशन डाल सकता है कोर्ट में ताकि उसको भी जस्टिस मिल सके. द कोर्ट कुड रिकॉग्नाइज इवन अ पोस्ट कार्ड or letter or a telegram addressed to it as a petition. अब कोर्ट में कोई भी या तो पोस्ट कार्ड में या लेटर में या कोई टेलीग्राम में अपनी कंप्लेन लिख के भी पोस्ट कर सकते हैं और जो कोर्ट है उसको ही वो PIL मान लेगी. The court has only to satisfy itself that the person or the institution is acting in good faith and not out of revenge or some personal gain. बस कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन हो जानी चाहिए कि जो ये फाइल पिटीशन की जा रही है ये सिर्फ गुड फेथ के लिए है, अच्छे काम के लिए है, किसी के भले के लिए है, ना कि किसी से बदला लेने के लिए या कोई अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उसको एज अ PIL मान लेती है.
If the court is thus satisfied, it can treat the letter as public interest litigation and can order proceedings. और अगर वो ऐसा मान लेती है कि ये केस जो है मतलब किसी अच्छे के लिए, किसी की भलाई के लिए करा जा रहा है, तो वो उस लेटर को ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान लेती हैं और ऑर्डर करती हैं कि आगे प्रोसीडिंग्स की जा सके। अब प्रोसीजर क्या होता है PIL में। In the PIL cases, the Supreme Court and the High Courts usually appoint fact-finding commissions. PIL प्रोसीजर में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक अलग से कमीशन बिठाते हैं जो कि उन केसेस के बारे में फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। फैक्ट्स मीन्स कि उसके पीछे का कारण क्या है या किसने क्या किया है, वो सब कौन फाइंड आउट करते हैं, एक सेपरेट कमीशन फाइंड आउट करती है। दे देन पास नेसेसरी ऑर्डर्स टू गिव रिलीफ टू द कंसर्न पर्सन। और फिर ये कमीशन सबूत देती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वो नेसेसरी ऑर्डर्स पास करते हैं टू गिव रिलीफ टू द कंसर्न पर्सन्स। Through PIL cases, the Supreme Court has emerged as the defender and champion of the people who are poor and helpless. अब PIL के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है एक डिफेंडर की तरह सामने आई है, जिससे कि जो पुअर लोग हैं, जो हेल्पलेस पीपल हैं, या जो एक्सप्लॉयटेड वुमेन हैं, या प्रिजनर्स हैं, कुछ बॉन्डेड लेबरर्स होते हैं, ये सब अब PIL के थ्रू इनको बहुत फ़ायदा मिला है। टुडे द बॉन्डेड लेबरर्स, exploited women, under trial prisoners and victims of police torture have access to courts for securing their rights. इन सबको बहुत फ़ायदा मिला है PIL से। It was because of PIL that children in government and government aided schools started getting midday meals. अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में मिड डे मील्स मिलती है, ये PIL का नतीजा ही है। किसी ने PIL दर्ज किया कि स्कूल्स में मिड डे मील नहीं मिलती बच्चों को, तो गवर्नमेंट ने रूल पास किया कि गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में मिड डे मील मिला करे बच्चों को। तो अब इस PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि मिड डे मील दी जाए बच्चों को। द बॉन्डेड लेबरर्स इन द स्टोन क्वारीज ऑफ फरीदाबाद वर नॉट ओनली रिलीज्ड, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पास्ड ऑर्डर्स फॉर देयर रिहेबिलिटेशन। और जो फरीदाबाद में स्टोन क्वेरीज में जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, उनको ना ही सिर्फ रिलीज़ कराया, आज़ाद कराया, बल्कि उन लोगों के रीसेटलमेंट के लिए भी ऑर्डर पास किए। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द अबाउट द जुडिशरी ऑफ द country. It is about the courts. Judiciary means about the courts which give legal justice to the people. Now, thank you.